नरेंद्र तनेजा साहब, इन्होंने दो तीन ऑप्शन जो ईरान के पास हैं उस ऑप्शन के ड्रॉबैक क्या है वो गिनाए अभी। लेकिन एक जो ऑप्शन होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दीजिए, उन्होंने बड़ा सही कहा कि फिर उनके ही जो करीबी देश हैं उनको इतना आर्थिक नुकसान हुआ कि वो भी ईरान का साथ छोड़ देंगे। दूसरी दलील ये दी जाती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी सप्लाई होती है उसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो चाइना को होता है, जापान को होता है, भारत को होता है, जो एक तरीके से ईरान के विरोध में नहीं है लेकिन समर्थक ही हैं। तो क्या ईरान ऐसा करना चाहेगा? नहीं, देखिए, यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। क्या ईरान ऐसा करना चाहेगा? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, उनका बड़ा घनिष्ठ मित्र है चाइना। सबसे बड़ा निवेश तो वहां चाइना ने कर रखा है। 462 बिलियन डॉलर का निवेश का उनका प्लान है। 82 बिलियन डॉलर कर चुका है। उस इलाके के तमाम देश तो ईरान को आज चाइना की इकोनॉमिक कॉलोनी बोलते हैं, इतना भारी इन्वेस्टमेंट है। और चाइना की जो अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है, और तेल बहुत बड़ा बिंदु है उनकी अर्थव्यवस्था के लिए। ऐसे में वहां का तेल जाना बंद हो जाए, सऊदी अरब का, कुवैत का, इराक, चाइना में, तो उनकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? दूसरी तरफ ईरान खुद जो है, कुल मिला के 40 लाख बैरल का रोजाना तेल का उत्पादन करता है। उस 40 लाख या 4 मिलियन बैरल से लगभग 2 मिलियन तो सिर्फ चाइना को जाता है। तो जाहिर है, अगर जो है ये स्ट्रेट को बंद करते हैं, हॉर्मुज को, तो वो जो उनके जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस पर हमला होगा। वो तो बिल्कुल होगा। और दूसरी तरफ ये कि क्या ईरान चाहेगा कि जो फेलो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे वो कतार हो गया, चाहे सऊदी अरब हो गया, चाहे इराक हो गया, क्या उनसे सबसे संबंध भी खराब कर ले? और दूसरी बात यह है कि हमको समझना पड़ेगा कि जो देशों का ज्यादा प्रभाव ईरान पे है, वो देश ये भी नहीं चाहते कि पूरा इस इलाके के अंदर जो युद्ध बढ़े। तो पहली बात यह है कि क्या ईरान करना चाहेगा, लेकिन सबसे अहम प्रश्न उससे भी ज्यादा बड़ा, क्या ईरान आज इस स्थिति में है, केपेबल है कि वो स्ट्रेट और हॉर्मुज को बंद कर सके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक कभी बंद नहीं हुई। वो 70 किलोमीटर चौड़ी है, और जो नैरो पॉइंट है वो लगभग जो है 30 किलोमीटर का है। उसको बंद करने का मतलब ये है कि आपको या तो वहां पे जाकर के आप बारूद बिछा दें, या नेवी के जहाज भेजें। जब ये सब आप कर रहे होंगे, क्या इसराइल चुप बैठेगा? क्या अमेरिका चुप बैठेगा? पीछे पीछे कहीं सऊदी अरब नहीं गुस्सा करेगा? क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट चुप बैठेगा? और दूसरा, ये जो पूरा इलाका है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा जो है मैरीटाइम लॉ के हिसाब से देखें तो क्या वो ईरान का है? ओमान कहता है आधा हमारा है, यूएई कहता है आधा हमारा है, अमेरिका दोनों को खारिज करता है, कहता है किसी का भी नहीं है, वो तो इंटरनेशनल चैनल है। इसलिए बहुत सारे, ये बड़ा प्रश्न ये है कि अगर वो ऐसा करते हैं, पहली बात तो क्या वो कर सकते हैं? मिलिटरीली केपेबल हैं? अगर मान लिया कि वो कर सकते हैं, पूरा नहीं 10 किलोमीटर का कर देंगे, माइन कर देंगे, बारूद बिछा देंगे, तो फिर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स होगा कि ये सारे देशों की अर्थव्यवस्था, सऊदी अरब तो तेल, सऊदी अरब का दूसरा नाम तेल है, कुवैत का दूसरा नाम तेल है, आज की तारीख में इराक का दूसरा नाम तेल है, अबू धाबी का दूसरा नाम तेल है। आप उनके पेट पे अगर लात मारेंगे, और ये फेलो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या ये चुप बैठेंगे? और दूसरी बात यह है कि उस पूरे इलाके, इसका मतलब यह है कि ईरान अगर ऐसा कुछ भी करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद बिछाता है या उसको ब्लॉक करता है, तो ये तो सुसाइडल होगा ईरान के लिए, बड़ा मुश्किल। उसके बाद तो युद्ध फैल जाएगा। वो देश जो आज जो है कहीं ना कहीं इवन सिंपैथी रखते हैं, वो भी अपने को दूर कर लेंगे, और उनमें चाइना भी हो सकता है ये कहे कि भाई ये आपने क्या कर दिया। लेकिन दूसरा, साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि ईरान एक बड़ा प्राउड सिविलाइजेशन है। ईरान जो है, उनका ये है कि वो साइरस द ग्रेट, एक जमाने में वो बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा, और उनका माइंडसेट अभी भी साइरस द ग्रेट का है। मतलब वो ये सोचते हैं वो बहुत बड़ी ताकत है, और उनके लिए जो होता है अपना जो अस्मिता होती है, प्राइड होता है, इंडिपेंडेंस होती है, बहुत जरूरी है। तो उन लोगों के लिए ये भी सोच तमाम ईरानी हो कि हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं? सरेंडर करिए, झुक जाइए। तो ईरान की तो सभ्यता में वो नहीं है। और दूसरी, ऐसी स्थिति के अंदर जो विवेक होता है, उसके सामने कई दफे प्रश्न लग जाते हैं, आदमी का विवेक खराब होने लगता है। कितनी भी बड़ी लीडरशिप हो, एट द एंड ऑफ द डे तो सब इंसान ही होते हैं। दूसरी बात, हमें यह भी समझना है, अब जो बात हुई है, कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल को लग रहा है कि जो आणविक उनके ठिकाने पर बमबारी के बाद स्थिति अंदर की नाजुक हो गई है, लोग परेशान आ गए हैं, और ईरान की स्थिति बहुत खराब है, मिलिटरीली भी, आर्थिक रूप से तो है ही है। तो ये मौका है कि रिजीम चेंज की बात करो। प्रश्न इस बात का है कि क्या वो हो पाएगा? अगर उसकी जगह वहां कौन आएगा? क्या अगर प्रो वेस्ट रिजीम वहां आ जाती है, क्या ये चीन को स्वीकार होगा? क्या ये सऊदी अरब को स्वीकार होगा? क्या ये रूस को स्वीकार होगा?
क्या वो इतने इस हद तक बात को जाने पड़ेंगे, या वो ईरान को सलाह देंगे दिमाग से काम लो, अभी शांत हो जाओ, वेट फॉर योर टाइम, वेट फॉर योर डे, और अभी जो है आप इजराइल से छुटपुट अपना करते रहो, लेकिन इसको एस्केलेट ना करो। लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है तो खाली भारत के लिए नहीं, हम तो वहां से भारी मात्रा में तेल मंगाते हैं, पूरी दुनिया की तेल की अर्थव्यवस्था के लिए, पूरी दुनिया का जो आपका सप्लाई सिस्टम है, चाहे वो किसी भी चीज का, वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक खबर होगी। तो इसलिए मुझे आज 1 to 10 के स्केल की बात हो रही थी, 1 to 10 के स्केल पे अगर मैं देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि 3 से ज्यादा बात आगे आगे बढ़ती है। कहीं ना कहीं ईरान को समझ में आएगा कि अगर हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो फिर वहां पर रिजीम चेंज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि युद्ध बढ़ जाएगा। तो उनको तय करना है कि क्या वो ऐसा काम, वो अमेरिका के जो पूरा गेम है उसमें जाना चाहते हैं, वो वही चाहते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि ठीक है अभी जो हुआ तो हुआ, उस कल का इंतजार करो जब अपने को दोबारा मजबूत करोगे और शायद बदला लेना चाहोगे। ईरान एक बुद्धिमान मुल्क है, मैं कई दफे गया हूं, बहुत समझदार मुल्क है। इसलिए अभी कम से कम मेरा जैसे कहना है, अभी स्टेट ऑफ कम से हॉर्मुज को कम लेके बाजार में, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता की कम से कम आज जरूरत नहीं है, कल क्या होगा उसके बारे में तो कल चर्चा होगी। तनेजा साहब, आपने दो तीन बातें बड़ी अच्छी कही कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि अभी शांत होकर बैठ जाओ, लेकिन समस्या है कि सरेंडर करना चाहेगा नहीं। वो चाहेगा कि ठीक हम शांत हो जाएंगे, लेकिन हमको कम से कम सम्मानजनक एग्जिट दो, ताकि हमारे जो दूसरे जो आउटफिट हैं वो भी हमारा सम्मान करते रहें, उनकी भी भावना बनी रहे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा विषय है जिसपे पूरे भारत की भी नज़र बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से हमारा कारोबार होता है, ऑयल का इंपोर्ट होता है बड़ा पैमाने पे। तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि इसको बंद करना कितना फिजिबल है। नहीं फिजिबल है, आपने बहुत ही कई सारे लॉजिक लेकर के बताया, लेकिन ये सवाल लेकर मैं दोनों लोगों के पास जाऊंगा, शिवकांत जी के पास भी जाऊंगा, स्वर्ण सिंह साहब आपके पास भी आऊंगा। सबसे पहले शिवकांत जी, आप इस बात से सहमत हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना ईरान के लिए संभव नहीं है? नहीं, संभव और असंभव की बात तो तब उठती है जब ईरान के लिए फायदे में हो। जब ईरान के फायदे में ही नहीं है तो वो क्यों करेगा? भाई, लड़ाई में आप दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना, अपने आप तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे। तो हॉर्मुज को बंद करना, हॉर्मुज जलसंधि को बंद करना इस वक्त अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सबसे अच्छा और सबसे सही सरल उपाय ईरान के लिए यही है, और अतीत में भी इसलिए उसने बंद नहीं किया कि आप केवल अनिश्चितता बनाए रखें, ये खौफ बनाए रखें। छोटा मोटा हमला करके, मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है उसमें कहीं कुछ लगा दिया और फट गया, या जो है विस्फोट हो गया, तो क्या होगा? 90% यातायात रुक जाएगा और आपके ऊपर जो है वो दोष भी नहीं आएगा। आप ये नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली किसी से करवा देंगे। तो केवल खौफ फैला करके वहां अगर वो यातायात को बंद करा देते हैं और तेल आना कम हो जाता है, तो तेल के दाम बढ़ते हैं। तेल के दाम बढ़ते हैं तो ईरान को फायदा होता है, सऊदी अरब को फायदा होता है, सारे खाड़ी देशों को फायदा होता है, रूस को भी फायदा होता है। नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है अमेरिका को, क्योंकि तेल के दाम बढ़े हैं, वहां वैसे ही लोग परेशान हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर के। पूरी यूरोप को नुकसान होता है। तो जो काम जो है वो यूरोप को या इसराइल, अमेरिका या उसके समर्थक देश हैं उनको नुकसान पहुंचाए, वो करेंगे ना, तो वही वो करेंगे। रही बात, आपने दो सवाल और उठाए थे शुरू में कि रिजीम चेंज। भाई, रिजीम चेंज कैसे होगा? रिजीम चेंज हो तब ना जब कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां हो। वहां पर 2 पीढ़ियां गुजर गई हैं राजशाही को खत्म हुए। लोग बार बार कहते हैं कि साहब जो प्रदर्शनकारी हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इराक से 3 गुना देश है वो, अफगानिस्तान से 4 गुना देश है, सीरिया से 3 गुना देश है। वहां उनके पास 3.5-4 लाख फौज के अलावा उतना ही जो है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड है और उतना ही बसीज है। बसीज एक जो है वो वहां का मान लीजिए कि आरएसएस है, जिसको के अर्धसैनिक बल की सुविधा भी मिली हुई है, तो वो पब्लिक को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो इतना सारा अंकुश और शिकंजा है उनके पास कि वो किसी तरह के विद्रोह को पनपने नहीं देंगे। वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से वक्त निकाले। जब सद्दाम हुसैन 12 साल वक्त निकाल सकता है, बशर अल असद 12 साल वक्त निकाल सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को हटा दिया क्या आपने? जो है 20 साल वहां सब कुछ कर लिया, सत्ता परिवर्तन ठीक है, थोड़ा मोड़ा हो गया, एक की जगह दूसरा आ गया। इसी तरह कल को आपने रिजीम चेंज भी किया तो और खराब रिजीम आ जाएगा। फायदा क्या होगा आपका उससे? और रही परमाणु उसको ध्वस्त करने की बात, तो देखिए, कह रहे हैं कि हमने फोर्डो में बम डाल दिया और परमाणु, आपने खुद भूमिका में कहा कि वो ट्रक देखे गए थे।
असल में ये ईरान को पहले से मालूम था कि कुछ न कुछ होगा, इसलिए जो संवर्धित परमाणु जो सामग्री है उसको गुफाओं में पूरा का पूरा जो आपका पर्वतमाला है वो ईरान के बीचों बीच होकर के गुजरती है, उसमें इतनी सारी सुरंगें हैं, कहीं कहीं उन्होंने छिपा के रखी हुई हैं। तो वो क्यों छोड़ेंगे इन स्थानों पर जब उनको लगता है यहाँ बमबारी होगी। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी देश पे बमबारी करेंगे किसी चीज को खत्म करने के लिए, तो वो चीज खत्म होगी या बढ़ेगी। ईरान के ऊपर आज हमला क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम बम डाल करके हमला करके ईरान को मजबूर कर देंगे कि वो परमाणु हथियार बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दे। उल्टा आपने महत्वाकांक्षा तो बढ़ा दी है। अब तो रूस और तमाम देश जो हैं वो दूसरे, यहां तक कि ये तो बनाया ही पाकिस्तान ने है ना। देखिए सेंट्रीफ्यूज प्रणाली और सारा का सारा जो बम बनाने का जो असला है वो तो पाकिस्तान से आया है। तो चोरच अगर अभी तक ये अकेला देश है। देखिए इस्राइल एनपीटी का सदस्य नहीं है, ये भी एक मतलब हास्यास्पद बात है कि जो देश एनपीटी का सदस्य नहीं है और जो खुद परमाणु शक्ति है, मतलब इलीगली परमाणु शक्ति है ना, आप हमला कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं ईरान को कि आप परमाणु शक्ति न बने, जबकि आप एनपीटी के सदस्य हैं। एनपीटी के सदस्य होने की वजह से आईएईए जो है वो लगातार जिन आपने ठिकानों पे बमबारी की है उन ठिकानों पे आईएईए निगरानी कर रही है कि नहीं कर रही है। इजराइल में कर सकती है क्या? पाकिस्तान में कर सकती है क्या? अगर आप इतने ही ज्यादा सिद्धांतवादी हैं तो आपने पाकिस्तान को पहले क्यों नहीं बंद किया? पाकिस्तान के परमाणु हथियार सबसे पहले लेना। अगर आपको वाकई ईरान को परमाणु रहित बनाना है तो जिन स्रोतों से उसके यहाँ परमाणु बम बना है आपको पहले उसे बंद करना चाहिए था और पब्लिक को साथ लेना चाहिए था। आपने तो उल्टा कर दिया। अब क्या होगा कि रिजीम रहे न रहे, नया रिजीम आए पुराना रिजीम आए, ईरान में अब परमाणु बम बन के रहेगा। क्यों? कि रूस ने ही पहले एक मिसाल खड़ी कर रखी थी। रूस ने क्यों यूक्रेन पे हमला किया? क्योंकि यूक्रेन ने 1994 में अपने सारे परमाणु हथियार, तीसरा सबसे बड़ा जखीरा था उनके पास, वो एक संधि के तहत दे दिए थे रूस को। तो अगर उन्होंने वो परमाणु हथियार नहीं दिए होते तो रूस की हिम्मत होती हमला करने की। तो आप तो पूरी दुनिया में एनपीटी का जो है वो एक तरह से मखौल बना रहे हैं। और इससे क्या होगा कि न केवल ईरान, बाकी जो भी देश आसपास देख रहा है वो भी ये कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह से गंदा सही परमाणु बम उसके पास आ जाए ताकि कल को कोई इस तरह की महाशक्ति उस पर हमला न कर सके। तो आपने जो उद्देश्य लेके चले थे, एक तो रिजीम बदलने का, वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी देश पे हमला करते हैं तो उसके लोग उल्टा एकजुट हो जाते हैं। तो वही हो रहा वो उल्टा है। उसके ईरान में उल्टा हो रहा है। हाँ, ईरान और में जिस परमाणु शक्ति को आप पार्टी के प्रति अब लोगों की जिस परमाणु शक्ति को आप खत्म करने चले थे, आपने उसके लिए उल्टा संभावनाएं और बढ़ा दी हैं। तो इस हमले से हमला करके उन्होंने उल्टा कर दिया। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, जिस मकसद से ये पूरे युद्ध की शुरुआत की थी इजराइल ने, फिर अमेरिका कूदा, वो मकसद कामयाब होता दिख नहीं रहा है और वाकई उल्टा मकसद होने जा रहा है, जैसा कि अभी बता रहे थे। आपकी राय क्या है? बिल्कुल, मैं शिवकांत जी से सहमत हूं कि इतिहास में शायद कभी भी जो भी न्यूक्लियर एस्पायरेंट देश जिसको हम कहते हैं, जिसकी महत्वाकांक्षा है इस तरह के परमाणु हथियार बनाने की, उनको दबाव से या युद्ध से रोका नहीं जा सका है। केवल दोस्ती से प्रोत्साहन देकर या उनको उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने आप लेकर, जिसको हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहते हैं, उन तरीकों से कुछ उदाहरण है जब कुछ देशों ने ये महत्वाकांक्षा छोड़ी हो, पर दबाव में और युद्ध के तरीके से किसी नहीं छोड़ी है। और उसके अलावा जो ये प्रोमिसेस करने की, जो गारंटीज देने की बात शिवकांत जी ने अभी की, उसमें यूक्रेन का उदाहरण है। वो तीसरा सबसे बड़ा जखीरा उनके पास था हथियारों का, जब उन्होंने 1996 में छोड़ दिया वो, केवल इस पर के सभी बड़ी शक्तियों ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा मुहैया कराएंगे, जब भी कोई संकट आएगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे, जो आज उनके साथ खड़े नहीं है। एक तरह से कम से कम रूस तो नहीं खड़ा। तो ईरान की जो महत्वाकांक्षा है, चाहे सरकार कोई भी, जैसा शिवकांत जी ने कहा, बने, वो शायद और भी तेजी से कोशिश करेगी एक सवाल, कि ये परमाणु बम को बना सके।
बने हुआ पे। एक सवाल और स्वर्ण सिंह साहब आपसे पूछूंगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दे रहा है ईरान के संसद ने भी इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन हमारे पैनलिस्ट ने यह कहा कि वो कर नहीं पाएगा क्योंकि इसकी अपनी मजबूरियां काफ़ी ज़्यादा, उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि संसद ने मंजूरी देकर के क्या संकेत देने की कोशिश की है कि धमकी दी है, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं ईरान के लिए, क्योंकि इसमें इंडिया का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या हो सकता है, मैं कहूंगा क्या हो चुका है। जैसे आपने कहा कि वहां की मजलिस जो है, वहां की संसद है, वो ये प्रस्ताव पारित कर चुकी है और उन्होंने ये वहां की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भेजा है कि आप निर्णय लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद करेंगे। अब वो क्या करेंगे वो बात की बात है, पर इसका प्रभाव पहले से ही आपको नजर आना शुरू हो गया है। जितना भी शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया है विश्व भर में। जितनी भी एयरलाइंस हैं, उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया है। कितनी एयरलाइंस की अपने खबर में पढ़ा होगा, उन्होंने जहाज यात्राएं बंद कर दी हैं। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा का जो उथल पुथल हो रहा है, उसको कीमतों को लेकर वो भी आपको सामने है। और जैसे कहा गया कि एक यदि वहां कोई माइन वगैरह बिछा दी जाती है, देखिए ईरान की सबसे बड़ी ताकत इजराइल और अमेरिका के विरोध में आज एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, तो वो सीधा मुकाबला करने में शायद उसकी सीमाएं हों, पर जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में नॉन कन्वेंशनल तरीके जो है, वो चाहे किसी तरह से माइंस का यूज करना हो हॉर्मुज में, या अपने दूसरे जिनको हम प्रॉक्सीज कहते हैं उनको यूज करना हो, और यहां तक ये सत्ता पलटने की, नेतृत्व को बदलने की, रिजीम चेंज की बात है, ये कई बार हो चुका है ईरान में और विदेशी ताकतों ने किया है। ये आज हम 100 साल पूरे कर रहे हैं। 1925 में पहली बार सोवियत यूनियन और ब्रिटेन ने मिलकर वहां के कज्जर राजवंश को खत्म किया था और वहां के पर्शिया के ब्रिगेडियर जनरल रिजा खान को लाकर एक पहलवी राजवंश की शुरुआत तब हुई थी। उसके बाद फिर इस तरह से 1943 में इस तरह से सत्ता का बाहर से बदलाव किया गया। फिर 1953 में CIA और MI6 ने फिर से बदलाव किया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा। दो तरह के सत्ता पलट हो सकता है। पहले तो ये कि जैसे आपने कहा कि प्रिजन को तोड़ा गया है, वहां से कुछ किसी तरह से अपोजिशन सामने, हालांकि मुश्किल लगता है, पर यदि आप अभी हाल ही में बांग्लादेश में देखें क्या हुआ कि 25 या खासकर 15 साल से बहुत ही अच्छे से शासन करती हुई एक महिला प्रधानमंत्री, जिसने बांग्लादेश को विकास का मॉडल तैयार कर दिया था एक तरह से, तो वो अचानक सरकार गिर जाती है और एक नई सरकार बनती है। तो हो सकता है, तो दो तरह की सरकारें बन सकती हैं यदि सत्ता पलटती है ईरान में। पहले तो ये कि एक मुखौटा या पपेट गवर्नमेंट बनेगी वेस्टर्न सपोर्ट से, जो कुछ दिन तक चल सकती है, पर यदि उनको जमीन से सहयोग नहीं होगा तो फिर वो नहीं चल पाएगी और अपने आप पश्चिमी देशों से अलग होती हुई नजर आएगी। या फिर ये उसका उल्टा हो सकता है कि इस उथल पुथल में IRGC के नेतृत्व में जैसे और भी ज्यादा कट्टरपंथी सरकार बना सकते हैं और वो भी चिंता का विषय होगा। तो कहने का मतलब ये कि सरकार चाहे पश्चिमी देशों का एक तरह से कठपुतली की सरकार बने या फिर रेडिकल सरकार बने, यदि सत्ता पलट होता है, हालांकि सत्ता पलट होने का पूरे आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आवाज जो आप देखें अमेरिका से आ रही है, उसमें बदलाव आपको नजर आएगा। पहले वो कह रहे थे कि हमें मालूम है कि वो सुप्रीम लीडर अली खमैनी कहाँ हैं और हम उनको मार सकते हैं। अभी आवाज उनकी बदलकर कह रही है कि हम वहां के लोगों का आह्वान करते हैं कि वो सत्ता का पलट करें। तो थोड़ा उनको भी पता लगा है कि ईरान उनको भी टोन डाउन करना पड़ रहा है कि चौकन्ना हो जाए। लोग जो है चूंकि